हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट लर्नर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में और आशा करती हूँ कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट के 10 प्रश्नों को हल करेंगे और ये पेपर 2 होगा और साथ ही जो भी प्रश्न है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इन प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको हल करेंगे। तो चलिए शुरू कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप लोग भी इसका सही आंसर लगा सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और क्वेश्चन जो है वो बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो जिस भाषा में भी आप कंफर्टेबल हो आप उस भाषा में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। दिया गया है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है, पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ अ पेट्रोलियम। सीएनजी, पैराफिन मोम, बिटुमेन, मिट्टी का तेल यहाँ पर होगा। और साथ ही यहाँ पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ अ पेट्रोलियम। सीएनजी, पैरालिन, वैक्स, बिटुमेन एंड केरोसिन। तो देखिए यहाँ पर नॉट प्रोडक्ट ऑफ अ पेट्रोलियम, ये सारे ही क्या हैं, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं, पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। लेकिन जो सीएनजी है वो प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर नॉट पूछा था तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, रेड डाटा बुक डैश का रिकॉर्ड रखती है। तो रेड डाटा बुक में किन चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है, विलुप्त प्रजातियों का या वनस्पति का, पशु वर्ग का या संकटापन्न प्रजातियों का। यहाँ पर दिया गया है रेड डाटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ डैश एक्सटिंक्ट स्पेसीज, फ्लोरा, फौना, एंडेंजर स्पेसीज। देखिए एंडेंजर स्पेसीज जो होते हैं उसका रिकॉर्ड रेड डाटा बुक में रखा जाता है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो संकटापन्न प्रजातियाँ इसका जो है इसमें रेड डाटा बुक में किया जाता है। जो संकटापन्न प्रजाति या एंडेंजर स्पेसीज कौन से होते हैं, वो होते हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर है, मतलब विलुप्त हो गए नहीं है, विलुप्त होने के कगार पर है, मतलब कुछ ही उसके जो प्रजाति हैं वो अभी सरवाइव कर रहे हैं। तो इस तरह से संकटापन्न प्रजातियों का जो रिकॉर्ड है वो रेड डाटा बुक में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है कि जो जूते के सोल होते हैं, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं। असमतल यानी खुरदुरा क्यों किया जाता है। समतल मतलब प्लेन स्मूथ और असमतल मतलब खुरदुरा। उसके जड़त्व घटाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए, जूते को और मजबूती देने के लिए। अब यहाँ पर दिया गया है कि वाई आर द सोल ऑफ द शूज ट्रेडेड, टू डिक्रीज फ्रिक्शन, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, टू इंक्रीज लाइफ ऑफ द शूज, टू गिव द शूज मोर प्रोटेक्शन। तो देखिए यहाँ पर जो सोल को ट्रेडेड किया जाता है वो फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, यहाँ पर जड़त्व को बढ़ाने के लिए, घर्षण को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इसमें जो है इसके सोल को असमतल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, सारिका ने आसुत जल किसे कहते हैं, मिनरल वाटर, जिसमें कोई भी मतलब गंदगी नहीं होती है, कोई कण नहीं होता है। तो आसुत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का चालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है। यह विद्युत का सुचालक है, यह एक विद्युत रोधी है, यह एक विद्युत का कमजोर चालक है, उपरोक्त से कोई नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, सारिका took distilled water in a bottle and tried to find whether it conducts electricity or not. What is she likely to find? It is a good conductor of electricity. It is an insulator. It is a poor conductor of electricity. None of the above. देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा ना आपका वो होगा इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके अंदर कोई कण नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, ये कमज़ोर आपका चालक होता है विद्युत का। तो आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है पूछा है, इसलिए हम नहीं पर ज़्यादा ध्यान देंगे। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। सभी भवनों के विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं। यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाए जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा
होने पर यह उड़ जाएगा। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए जो विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि which one of the following statement is not correct. There is a maximum limit of current which can safely flow in the electric circuit. Fuse are inserted in electric circuit of all the buildings. If the proper fuse is inserted in a circuit, it will blow off if the current is more than the safe limit. There is a minimum limit of current which can safely flow in the electric सर्किट। तो देखिए यहाँ पर नॉट पूछा है, तो ये जितने भी स्टेटमेंट है वो राइट है। तो आपका जो आंसर होगा 4 होगा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि देयर इज़ अ मिनिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी किसी जो विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। तो आपका आंसर जो होगा वो 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन। साइक्लोन से प्रभावित होने वाला इसमें से जो चक्रवात से अधिक प्रभावित होने की संभावना किसको है, यानी पुरी को है, मुंबई को है, गोवा को है, पोरबंदर को है। तो देखिए जो पुरी है ना वो तीनों तरफ से ओपन है, तो इस तरह से जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो किसको है, पुरी को है चक्रवात से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है यहाँ पर कि पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है क्योंकि। तो पृथ्वी पर जो ऋतुएं बदलती है, यानी ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद इस तरह से वर्षा ऋतु, पतझड़ ऋतु, इस तरह से जो मौसम चेंज होता रहता है वो क्यों होता रहता है। तो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका है, इसलिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है, इसलिए पृथ्वी का पूर्ण अक्ष इसकी कक्षा तल के समानांतर है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा तल के लंबवत है। दिया गया है टू चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ अकर्स बिकॉज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज नॉट कॉन्स्टेंट। The axis of rotation of the earth is parallel to the plane of its orbit. The axis of rotation of the earth is perpendicular to the plane of its orbit. देखिए यहाँ पर जो पृथ्वी पर जो सीजन चेंज होता रहता है वो इसलिए होता है क्योंकि जो पृथ्वी है ना वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी टिल्टेड है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। तो यहाँ पर जो 23.5 डिग्री वो टिल्टेड होती है, झुकी होती है, इस वजह से हमें मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता रहता है, यानी ऋतुएं बदलती रहती है। तो आपका आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। वाई इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्पॉर्टेंट इन साइंस। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है साइंस में। यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, यह निदानात्मक है, यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है, यह लेना आसान है। यहाँ पर देखते हैं, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन स्टूडेंट्स, इट इज़ ए डायग्नोस्टिक, इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, इट इज़ ईजी टू कंडक्ट। तो देखिए जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है इसके अंतर्गत बच्चों की जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, उसको सुधारा जाता है, उस पर काम किया जाता है। तो यह जो होगा, ये जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो डायग्नोस्टिक के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, निदान किया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पर वो सेकंड ऑप्शन होगा कि यह निदानात्मक है। तो ध्यान रखेंगे जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो निदान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, NCF 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका क्या अर्थ है। विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम है, वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखने लायक बनाए, विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें। According to NCF 2005, good science education is true to life. What does this mean? Science should be able to engage the child meaningfully. Science
should enable the child in learning the process of acquiring scientific knowledge. The science should help in living easy life. Science should prepare the child to the world of birth. तो देखिए जो यहाँ पर NCF के अकॉर्डिंग है वो गुड साइंस एजुकेशन जो है वो लाइफ के लिए क्या है कि साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, मतलब वो संसार के लिए विज्ञान जो है बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश करने हेतु तैयार करना कि उसको किस तरह से आगे बढ़ना है जीवन में, किस तरह से वो चीज़ों को कर सकता है। इस तरह से यहाँ पर जो है वो उसको बच्चे को तैयार करने के लिए जो है एक गुड एजुकेशन है साइंस, ऐसा NCF का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए, शिक्षार्थियों में विज्ञान सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए, शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए, शिक्षार्थियों को विज्ञान में उस शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए। तो देखिए जो विद्यालय में आपका मेले का आयोजन होता है वो किस लिए होता है? वाई आर साइंस फेयर organized in schools? To help the student to score higher in their examination, to nurture creativity and experimentation in science among students, to evaluate students on the basis of their performance, to prepare student for higher education in science। तो देखिए हायर एजुकेशन के लिए तैयार करना, ये भी रॉन्ग यहाँ पर स्टेटमेंट है। यहाँ पर कह रहा है कि टू इवेल्यूट स्टूडेंट ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर, उसके परफॉर्मेंस के अनुसार उसको इवेल्यूट करना, उनका मूल्यांकन करना, ये भी एक गलत आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पर दिया जा रहा है कि टू हेल्प द स्टूडेंट टू स्कोर हायर इन देयर एग्जामिनेशन, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो है सेकंड होगा, टू नर्चर क्रिएटिविटी इन एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस एमंग स्टूडेंट्स। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सेकंड सही हो जाएगा, यानी कि शिक्षार्थियों में विज्ञान सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टोटल बहुत ही अच्छे प्रश्न, और आज के वीडियो में बस इतना ही। और आप लोग इन प्रश्नों को ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिएगा, और वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो कमेंट भी कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।